चलिए, इसके पहले हम लोग देखे हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है, बताया गया था। इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया गया था कि अपवर्तनांक क्या होता है। उसमें ये बताया गया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। एक निर्वात लेना है और दूसरा कोई ना कोई माध्यम लेना है, ठीक है। एक निर्वात हो गया या हवा हो गया और दूसरा पानी हो गया, कांच हो गया, अन्य चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अब बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, बराबर क्या हुआ था, अपवर्तनांक। अब यहाँ आ गया है अपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है ना। एक चीज़ जान लीजिए कि जो अपवर्तनांक होता है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है। यदि पूछ दे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, तो जो अपवर्तनांक है उसी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अपवर्तनांक जो है निकालते समय हम एक ठो लेते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, और एक लेते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। यानी वो जो होता है निर्वात और एक माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। और ये जो अपेक्षिक अपवर्तनांक है ये दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। यानी ये कह सकते हैं, ठीक है, कि अपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब हो गया कि दो माध्यमों के अपवर्तनांकों का अनुपात, दो माध्यमों के अपवर्तनांकों का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को क्या कहा जाता है, अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। क्लियर हो गया। यानी अपेक्षिक अपवर्तनांक में दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात लिया जाता है। क्लियर हुआ। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। क्लियर है। नोट कीजिए, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। क्लियर हो गया। यानी अपेक्षिक अपवर्तनांक में दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात लिया जाता है। क्लियर हो गया। यदि माध्यम एक तथा माध्यम दो के निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः N1 तथा N2 हो तो दोबारा होगा, हो तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपेक्षिक अपवर्तनांक को N21 से सूचित किया जाता है, ठीक है। तथा N21 बराबर N2/N1
N2 बटे N1 होता है। क्लियर है? इसको समझिए। यदि माध्यम एक, जैसे मान लीजिए हमने दो माध्यम ले लिया, एगो पानी और एगो कांच, समझ आ रहा है? दो माध्यम ले लिया, यानी इसमें हवा और निर्वात नहीं लेना है। यदि हवा और निर्वात लीजिएगा तो वो आपेक्षिक अपवर्तनांक नहीं होगा, वो निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें दोनों माध्यम निर्वात को छोड़ के लेना है, हवा को छोड़ के लेना है। क्लियर है? तो देखिए, माध्यम एक तथा माध्यम दो के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः N1 तथा N2 है। जैसे मान लीजिए कि अपने पानी ले लिया तो पानी का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? N1 हो गया, मान लिया गया, और कांच का अपवर्तनांक क्या हो गया? N2 हो गया। ठीक है ना? तो अब देखना यह है कि N2 जो माध्यम दो है, ठीक है ना, N2 वाला माध्यम दो है, तो माध्यम दो का यदि आपको अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ से N21 ये फार्मूला लगाएंगे। N21 एक क्या है? संकेत है, सिंबल है। यह बतलाता है कि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष, यानी जो पहले है उसका निकालना है। माध्यम दो का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? एक का। ठीक है, N21 सिंबल है। ठीक है ना? जो यह बतलाता है कि माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष। वही यदि हम N12 लिख दें तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष। क्लियर है? अब देखिए, और ये निकालने का जो फॉर्मूला होता है N21 = N2 बटे N1। ठीक है ना? यानी जिसका निकालना होगा, जैसे माध्यम दो का अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है ना, तो इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अंश में लिखेंगे। ठीक है, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको क्या करेंगे? हर में लिखेंगे। क्लियर हो गया? माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक का सापेक्ष बराबर N2 बटे N1, जहाँ N1 और N2 क्या है? माध्यम दो और माध्यम एक के निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ऊपर लिखा गया है। माध्यम एक और माध्यम दो, माध्यम एक वाला कितना है? N1 है निरपेक्ष अपवर्तनांक, और माध्यम दो वाला क्या है? N2 है। ठीक है, तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष जो अपेक्षिक अपवर्तनांक आएगा वो N2 बटे N1 होगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यदि माध्यम एक तथा माध्यम दो, माध्यम एक तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल, इसको मान लिया जा रहा है प्रकाश की चाल क्रमशः का मतलब होता है क्रम से। एक वाला है तो पहले एक वाला लिखाएगा, दो बाद में है तो यहाँ से ये लिख दिए हम C1 तथा C2। माध्यम एक में जो प्रकाश की चाल है वो C1 हो गया, और माध्यम दो में जो प्रकाश की चाल है वो क्या हो गया? C2 हो गया। क्लियर है? तो N1 बराबर, N1 मतलब माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम एक का अपवर्तनांक क्या फार्मूला होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की। तो निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है उसको हम C से दिखाते हैं, अब माध्यम में वाला क्या है? C1 है, तो C बटे क्या हो गया? C1। क्लियर आ रहा है? चलिए, अब यहाँ से N2 बराबर क्या हो जाएगा? C बटे C2 ना हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ भी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम एक है तो एक आएगा, माध्यम दो है तो दो आएगा। ठीक है, इसलिए माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक क्या लिखते हैं? N21। ये नहीं लिखा जाता है। N21 का मतलब माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? N2 बटे N1। अभी आप लिखे थे N2 बटे, यही ना बताया गया था, माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष N21 बराबर N2 बटे N1, यही ना था। अब यहाँ से क्या करेंगे? आप मान भरेंगे। N2 का मान यहाँ से उठा लीजिए,
C/C2 हो गया, बटे में C/C1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि जब बटे होता है फिर से बटे होता है तो क्या होता है, उलट के गुणा हो जाता है। यानी एक भिन्न जो है ऊपर वाला भिन्न को हम यहाँ लिख देंगे C/C2, मेन बटा ये है, नीचे वाला भी क्या है, भिन्न में है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा होके गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा गुणा, C1 चला जाएगा ऊपर, बटे में क्या हो गया C2, सॉरी C1/C, ये C से C कट गया, क्या आ गया आपका C1/C2। ये मान किसका है, N21 का, किसका है N21 का मान कितना आ गया C1/C2। यानी कहने का मतलब है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष बराबर C1/C2, जहाँ C1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है, और C2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल है। क्लियर है ना। यानी यदि आपको माध्यम 2 का निकालना है अपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है, जिसका निकालना होगा उसमें प्रकाश की चाल वाला नीचे लिखाएगा। समझ आ रहा है ना। यदि यहाँ पर C2 नीचे है, ठीक है, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकलेगा, और C1 नीचे रहता तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकलता। क्लियर हो गया ना। यानी C1/C2 का मतलब हो गया कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए। चलिए इसी प्रकार माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष, उसमें लिखे हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। अब उसके उल्टा लिख रहे हैं माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, 2 के सापेक्ष, ठीक है, सापेक्ष बराबर इसको क्या लिखेंगे N12, ये लिखते हैं ना, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष बराबर क्या हो जाएगा C2/C1। उसमें आया है C1/C2, उसमें आया है C1/C2, इसमें हो जाएगा C2/C1। अभी हम बताएं कि जिसका निकालना होता है उसको नीचे लिखा जाए, उसका चाल नीचे रहता है। जैसे माध्यम 1 का निकालना है तो C1 नीचे रहेगा। क्लियर है ना। N12 बराबर C2/C1, N21 रहेगा तो C1/C2। क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ चीज़ यहाँ से अब लिखेंगे, इसलिए N12 गुणे N21, समझिएगा यहाँ N12 लिखे हैं माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। क्लियर है। और यहाँ लिखे हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ सामने दिख रहा है C2/C1, N2 हो गया, गुणा हो गया, इसका क्या होता है C1/C2, C2 से C2 गया, C1 से C1 गया, क्या बचा 1। ठीक है, यानी यहाँ से हो गया N12 गुणे में हो गया N21 इक्वल टू में 1। क्लियर है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, दिया है पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ सिक्का कम गहराई पर दिखाई देता है। ठीक है, पानी से भरी हुई बाल्टी है, भरी बाल्टी में यदि कोई सिक्का आप डालते हैं, ठीक है, तो देखिएगा कि जितना उसका क्या है गहराई है उतना गहराई में वो दिखाई नहीं देता है, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यानी ये कह सकते हैं कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना। यानी जो उसका वास्तविक गहराई है वो गहराई दिखाई नहीं देता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि पानी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा होता है ना। भरी बाल्टी में एगो छड़ रख दीजिएगा ऐसे तिरछा करके, देखिएगा पानी के सतह पर से लग रहा है कि मुड़ गया है, वो छड़ लगता है वहाँ से क्या है मुड़ा हुआ है। तो ये सारी घटनाएं जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। कैसे होता है इसको इसमें समझिए। ठीक है ना। ये जितनी भी घटनाएं हैं, पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। या ये कह सकते हैं कि भरी हुई बाल्टी में यदि पानी से भरी हुई बाल्टी हो तो उसका गहराई कम प्रतीत होता है। पेनिया उठा हुआ प्रतीत होगा तो क्या हो, गहराई कम नहीं प्रतीत होगा।
पेनी जो है उसका क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी गहराई कम प्रतीत होता है। ठीक है, एक और वह आता है कि छड़ जो है, ठीक है, पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ छड़ जो है मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? तो सबका एक ही जवाब है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन इसका व्याख्या देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सिक्का रखा हुआ है, ये बाल्टी है पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है, ये बाल्टी पानी से पूरी तरह भरा हुआ है, उसके पेनी में एक ठो सिक्का रखा गया है। ठीक है, ये सिक्का रखा हुआ है यहाँ पर, दिखता है यहाँ पर, यानी इतना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। कितना? यहाँ से इतना सिक्का आपको यहाँ, ठीक है ना, है तो यहाँ, लेकिन यहाँ मालूम नहीं होता है। जब आप देखिएगा, जब मान लीजिए कि यहाँ पे है बाल्टी, पानी भरा हुआ है, उसमें सिक्का रखा हुआ है, यहाँ से देखिएगा तो वो थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, लगेगा कि बाल्टी गहरी नहीं है, और सिक्का की भी उसके साथ कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा। क्यों ऐसा होता है? देखिए यहाँ पर समझिए बढ़िया से, पानी है, इधर आदमी खड़ा है जो उसको देख रहा है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए ज़रूरी होता है कि प्रकाश की किरण आए और उस पर टकरा करके, ठीक है, प्रकाश की किरण वहाँ से आएगी, उस वस्तु पे क्या होगी, टकराएगी, टकरा के प्रवर्तित होकर के हमारी आँखों में जाएगी। ठीक है, वहाँ पर रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, तब जाके वस्तु दिखाई देगी। ठीक है ना? जब तक वस्तु पर से लाइट जो है टकरा करके हमारे आँखों में नहीं जाएगा, तब तक वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, यानी उस वस्तु से प्रकाश को आना और हमारे आँखों में प्रवेश करना जरूरी है। यानी जब यहाँ से प्रकाश की किरणें, ठीक है, चलती हुई जब आँख में पहुँचेगी, तभी ये सिक्का दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही है, तो ये पानी में होते हुए यहाँ पहुँच रही है, ये है पानी का सतह, प्रकाश की किरण होते हुए यहाँ पहुँची। अब यहाँ नीचे पानी है, ऊपर हवा है, नीचे सघन माध्यम, ऊपर विरल माध्यम। ठीक है, तो आपको मालूम है, बताया गया है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये किरण को ऐसे जाना चाहिए था, सीधे, इस किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर भागती हुई यहाँ से जा रही है। पता ना समझ में? प्रकाश की किरण जो है सिक्का से चलती है, पानी से होती हुई कहाँ तक पहुँचती है, पानी के सतह पर। ठीक है, उसके बाद वो हवा में जाती है, तो यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसलिए अभिलंब से दूर भागती हुई हमारी आँखों तक पहुँचती है। आज जब ये किरण ऐसे जा रही है तो मालूम होता है कि यहाँ से आ रही है, क्योंकि मुड़ गई है। तो जब ये मुड़ गई है तो सीधा जब ये देखता है तो मालूम होता है कि वो किरण कहाँ से आ रही है, यहाँ से, मतलब सिक्का यहाँ है। आँख को दिखता है कि सिक्का कहाँ है, यहाँ है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि किरणें मुड़ गई, यानी अपवर्तन हुआ। बात समझ आया? अपवर्तन के कारण हुआ। क्लियर है? एक बार और समझिए, प्रकाश की किरण इस सिक्का से चलती है, ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी पानी से, ठीक है, हवा में आ करके हमारे आँखों तक पहुँचती है। ठीक है, इसलिए किरण यहाँ आने के बाद अविलंब से दूर भागती हुई हमारी आँखों तक पहुँचती है। ठीक है, और आँखों को ये महसूस होता है, आभास होता है कि ये किरणें जो है कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। समझ आ रहा है? क्योंकि किरण यहाँ से मुड़ के से सीधा जा रही है, तो सीधे ना दिखेगा। आँख तो हमेशा सीधा देखता है, घूम के थोड़े देखता है। मान लीजिए वस्तु यहाँ हो और आँख यहाँ हो, ठीक है, वस्तु यहाँ है, हम यहाँ से दिख रहे हैं, तो क्या होगा, दिखाई देगा? नहीं देगा। वस्तु जो है जब आँख के सामने रहेगा तब दिखाई देगा। तो ये यहाँ से दिखेगा तो सीधा ना दिखेगा जी, तो सीधा दिखता है तो इसको यहाँ दिखाई देता है। तो सिक्का है यहाँ, दिख रहा है, यहाँ है, कहाँ, यहाँ पर, दिख कहाँ रहा है, इसका मतलब उठा हुआ प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर है? यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, वास्तविक गहराई पे नहीं दिखाई देता है, कम गहराई पर दिखाई। समझ में आया? फिगर बन गया? नोट